हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तरीके व्यस्त होंगे। तो कल हम कर रहे थे हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास हमने स्टार्ट कर दिया था। तो कल का हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हुए चलते। देखिए, इतिहास है जो सा हरियाणा का सबसे पहला जो वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद में फिर इसका अर्थवेद में और मनुस्मृति के अंदर इसका अर्थ मिलता, अपने वो मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद के 25वें, 8वें मंडल के 25वें सूक्ति के यानी कि 22वें श्लोक के अंदर कहा गया है अपने रजंत हरियाणे। ऋग्वेद के अंदर नाम क्या मिलता है हरियाणा का? रजंत हरियाणे। ठीक है। और किदवंतियों के अनुसार से ये कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान है वो शेष ये अपने इसके ऊपर शयन मुद्रा के अंदर सो रहे थे। और शयन मुद्रा पे जब सो रहे थे विष्णु भगवान, तो उनके नाभि से एक कमल का फूल निकलता है और उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। उस कमल के फूल से किन की उत्पत्ति होती है? ब्रह्मा जी की। जब विष्णु भगवान को इस बारे में पता चलता है कि भाई मेरे द्वारा एक नाभि से एक भगवान की उत्पत्ति हुई है, तो वो उन्हें कार्य सौंपते हैं सृष्टि की रचना की। और उन्हें कहते हैं ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी आप जाइए और आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं कहाँ पे बैठ के? ब्रह्म सरोवर पे। ठीक है। ब्रह्म सरोवर के निकट बैठ के ये क्या करते हैं? पृथ्वी की या सृष्टि की रचना करते हैं। और साथ के साथ यहाँ पे यज्ञ करते हैं प्रभु के कहने के ऊपर। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, स्कंद पुराण के बारे में था। इसके बाद में आपका वामन पुराण के बारे में था। तो कल वाली चीज़ें हैं जिनसी वो आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो कल वाले कुछ चीज़ें थी, कुछ नई चीज़ें मैंने फिर बाद में, और क्यों कल जल्दबाजी में आपको बताई थी चीज़ें, तो बाद में बहुत सी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की। तो इसलिए ये क्लास आप दोबारा से स्टार्टिंग से ही आप इस क्लास का पहले क्लास ही मान के इसको कीजिएगा, हरियाणा के इतिहास की। ठीक है। इसी कारण जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की या सृष्टि की जो उद्गम है, ठीक है, इसकी रचना है हरियाणा से की, तो आदि सृष्टि का उद्गम स्थल किसको माना जाता है? हरियाणा को माना जाता है। हरियाणा को ब्रह्मा की उत्तर वेदी भी कहा जाता है, यज्ञ वेदी भी कहा जाता है। अर्थवेद और मनुस्मृति, देखिए पहला तो ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ऋग्वेद में क्या मिलता है? रजंत हरियाणे। हरियाणा का वर्णन किस नाम से मिलता है? रजंत हरियाणे। ठीक है। इसके बाद में मनुस्मृति के अंदर, और किसमें? अर्थवेद के अंदर। अर्थवेद और मनुस्मृति, इन दोनों के अंदर हरियाणा, इन दोनों के अनुसार हरियाणा का अस्तित्व देवी देवताओं से जुड़ा है। क्योंकि देखिए, देवी देवताओं से जुड़ा वो किस लिए माना गया अस्तित्व? क्योंकि यहाँ से प्रभु क्या कर रहे हैं? सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुख्य देवता कौन से थे? यहाँ पे ब्रह्मा जी थे। इस कारण इन ग्रंथों में हरियाणा का नाम ब्रह्म, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मा की उत्तर वेदी और ब्रह्मावत, ठीक है, ये नाम मिले किस किस के अंदर? अर्थवेद में और मनुस्मृति में। और ब्रह्मावर्त के बारे में ये बताया गया कि ब्रह्मावर्त ऐसी जगह है जो सरस्वती और दृशदती, इन दोनों नदियों के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मावर्त कहते हैं। यानी कि हरियाणा का पहला प्रादेशिक नामकरण हो गया। ठीक है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक, यानी कि अब एक जगह फिक्स हो गया ना, फिक्स जगह के बारे में आपको पता चल गया। तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नामकरण क्या है? ब्रह्मावर्त है। कहाँ पे मिलता है? मनुस्मृति में और अर्थवेद के अंदर। मनुस्मृति किसने लिखी थी? भगवान मनु ने लिखी थी। और भगवान मनु कहाँ से थे? भगवान मनु थानेसर से थे। ठीक है। ये आ गया आपके पास में, मनु निवासी थे थानेसर की, ये चीज आपको बता दी। सकंद पुराण, इसके बाद में सकंद पुराण आता है। सकंद पुराण के कुमारिका खंड के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया है? हरियाला कहा गया है। हरियाणा को क्या कहा है? हरियाला का है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा है? हरिक्षेत्र का है। ठीक है। तैतरणी अरण्यक ग्रंथ, इसके बारे में भी आपको बताया था। उस समय ना जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र को ही हरियाणा का क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है। कुरुक्षेत्र का जितना क्षेत्र था वही हरियाणा का क्षेत्र था, ये मानते हुए हरियाणा की सीमाएं उस तैतरीय अरण्य ग्रंथ के अंदर कही गई है। वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली, ये भी कल मैंने आपको बताया था, दोबारा से अपना रिपीट हो गया। वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली कुरुक्षेत्र है। अब इसके बाद में वामन पुराण। वामन पुराण वाले जो उनसे कल आपको मैंने कथा बताई थी कि
अष्टांग बीज के मार्ग बो अपने बीज बोए यहाँ पे राजा कुरु ने, ये कुरु था, करु हो गया यहाँ पे, ठीक है। आर्यवंशियों को, आर्यवंशी कुरुओं को कृषि के उद्देश्य से सर्वप्रथम यहाँ पे ये क्षेत्र उन्होंने क्या किया था, खोदा था। आर्यवंशी कुरुओं ने कुरुक्षेत्र की जो जगह थी, यह हरियाणा का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को सबसे पहले किसने खोदा, कृषि के संबंध में या कृषि के उद्देश्य से, तो किन्होंने, कुरुओं ने। कौन से थे ये, आर्यवंश के थे। कुरुओं द्वारा जो भूमि उपजाई गई उसको क्या कहा गया, अधिरूपक कहा गया। राजा कुरु ने द्वैत वन को साफ करके यहाँ पे कृषि युग का क्या किया था, आरंभ किया था। महाभारत के समय में जो कुरुक्षेत्र के दक्षिण का दिल्ली के पास वाला जो एरिया था ना, उसको खांडवप्रस्थ, आप इंद्रप्रस्थ भी बोलते हो, ठीक है, खांडवप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ इस नाम से जाना जाता था। और जो दक्षिणी पूर्वी एरिया था, इनकी रोहतक हिसार वाला जो एरिया था, इसको कहते थे बहुधान्यक। बहुधान्य क्यों कहता था, क्योंकि भाई यहाँ पे भरपूर क्या होता था, अनाज होता था। बहुधान्य किस लिए कहा जाता था, ठीक है, बहुधान्य क्या कुरुक्षेत्र कहा जाता था महाभारत के समय हरियाणा के क्षेत्र को। ये भी आपको नंदी की और यमराज के पैसे वाली भी बता दी थी आपको, ये चीज भी आपको कल बता दी गई थी, ठीक है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों चला था, 18 दिन चला, तो ठीक है 18 दिन चला था। ये आया था स्टार्टिंग में कलर के पेपर में आया था शायद, ये जो 2015 का कलर का था या पुलिस का था, कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चलता है, 18 दिन चलता है। महाभारत में पर्व कितने हैं, 18 पर्व है, ठीक है। जो बुक है महाभारत ग्रंथ है, उसके अंदर पर्व कितने, टोटल 18 पर्व हैं। और उन पर्वों के अंदर से एक पर्व है सभा पर्व। उस सभा पर्व से लिया गया नकुल दिग्विजयम ग्रंथ, ठीक है। उस सभा पर्व से नकुल दिग्विजयम ग्रंथ लिया गया। उसके अनुसार क्या है, उसने हरियाणा के क्षेत्र को जीता था नकुल ने, ठीक है। और नकुल के उस ग्रंथ के अनुसार नकुल ने सर्वप्रथम सामना कहा क्या, रोहतक के लोगों को किया, उन्हें जीता, और उन्हें जीतकर पश्चिमी हरियाणा या सिरसा की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो नकुल दिग्विजयम ग्रंथ के अनुसार हरियाणा का नाम क्या था उस समय, दर्शान था, ठीक है, दर्शान, दशार्न, क्या नाम था, दशार्न था। इसका अर्थ क्या होता है, 10 किले, ठीक है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि यही दर्शार्न शब्द है, इसी से बिगड़ते बिगड़ते हरियाणा शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। रोहतक के लोग उस समय किसकी पूजा करते थे, भगवान कार्तिकेय की, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि महाभारत के समय या नकुल दिग्विजयम ग्रंथ के अनुसार रोहतक के लोग किस भगवान की पूजा करते थे, भगवान कार्तिकेय की पूजा करते थे। भाई ये ना, आपने अभी तक वन लाइनर हरियाणा का इतिहास पढ़ा है, ऐसा आपने हरियाणा का इतिहास नहीं पढ़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग भी लगेगा। और आप, मैं जिस तरीके से आपको करवा रहा हूँ उस तरीके से आप लाइन वाइज करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो साथ के साथ में आप बढ़िया तरीके से हरियाणा का आपका बहुत बढ़िया तरीके का आपका बन जाएगा। हरियाणा के इतिहास के और हरियाणा का नोट सब बहुत बढ़िया तरीके के आपके बन जाएंगे। तो बने रहिएगा, टाइम लगेगा, टाइम के हिसाब से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। कोशिश मेरी यही है एग्जाम से पहले पहले मैं आपका पूरा का पूरा हरियाणा जीके कवर करवा दूं। लेकिन अगर थोड़ा मोटा रहेगा अभी तो फास्ट मोड में आ जाएंगे भाई, 2-4 दिनों की मेरे को लीव लेनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लीव लेके भी करवाएंगे आपको। जब बेड़ा उठाया है तो उस बेड़े को पार भी तो करेंगे, ठीक है। ये ध्रुव सेन एक, इसके अभिलेख के अनुसार हरन्याक गांव की भूमि किसको दे दी गई थी, एक ब्राह्मण को दान में दे दी गई थी। ये भी कल बताया था आपको, कल ये भी बताया था आपको 6ठी-7वीं सदी का, ठीक है। वर्धन का काल था उस समय। कौन सा काल थे, वर्धन काल था। श्रीखंड जनपद कहा जाता था और इसकी राजधानी क्या थी, थानेसर थी। इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है भाई, इसका उल्लेख मिलता है हर्षचरित्र से, ठीक है। श्रीखंड जनपद, ये कल नहीं बताया था मैंने, ये आज मैंने ऐड किया है इसके अंदर। श्रीखंड जनपद तो कहा जाता था 6ठी-7वीं शताब्दी में, लेकिन ये श्रीखंड जनपद का उल्लेख कहाँ पे है, ये हर्षचरित्र के अंदर उल्लेख है, ठीक है। कि हर्षचरित्र में कहा गया है कि जो एरिया था, इस एरिया को कहा जाता था श्रीखंड जनपद, और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी, थानेसर थी। और इसके राजा कौन थे, वर्धन वंश के थे, हर्षवर्धन, पुष्यपूर्ति वंश, ठीक है। 9वीं शताब्दी में हरियाल कहा था किन्होंने, तोमर वंश ने। 10वीं शताब्दी आते आते पुष्पदंत ने हरियाणा को हरिनाऊ कहा। क्या कहा, हरिनाऊ कहा, ठीक है।
ये भी आपको कल मैंने करवा दिया था। कल आपको मैंने ये पंडित विष्णु श्रीधर का भी करवाया था, और उसका ये जो सा ग्रंथ था पासाओ जिराओ ग्रंथ, उसके अंदर ये श्लोक लिखा गया था, यानी कि पहली बार शुद्ध रूप से हरियाणा शब्द का उपयोग किया गया था। ठीक है। हरियाणा देशे असंख्य गाम गामयाम जनी अनवरथम काम, यानी कि हरियाणा देश में असंख्य गांव थे और उस गांव में रहने वाले लोग असंख्य काम करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती लोग थे हरियाणा के। ठीक है, ऐसा कहाँ पे कहा गया है? इसके श्रीधर के ग्रंथ के अंदर। ठीक है, पंडित विष्णु श्रीधर ने ही बताया 12वीं सदी में हरियाणा की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है। एक होते हैं धरणीधर, धरणीधर की पुस्तक होती है अखंड प्रकाश। ठीक है, उस अखंड प्रकाश के अंदर भी हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? हरिबानक हरिबानक नाम से। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि हरिबानक, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे? हरिबानक, हरियाणा का नाम हरिबानक किसने कहा या कहाँ पे कहा गया है? किसने कहा? ऑप्शन आ जाएंगे आपसे, पंडित श्रीधर, ठीक है, पुष्पदत्त, धरणीधर। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके सामने, तो आपने ध्यान रखना है किसमें कहा गया, किसने कहा था? धरणीधर ने कहा था। कौन सी बुक में? अपनी अखंड प्रकाश की बुक के अंदर कहा था। और धरणीधर ने यह बताया था कि जो हरियाणा का जो विस्तार है वो दिल्ली के पल्लम से, पल्लम वेरा सुना है ना आपने, पल्लम गांव, दिल्ली के पल्लम गांव से लेके पटियाला के पास में कुशम ग्राम था, कुशम ग्राम, आज के टाइम पे उसको कोहना गांव कहते हैं। ठीक है, वहां तक था। दिल्ली हरियाणा के अंतर्गत ही आती थी उस समय में। ठीक है। चामन या चौहान अभिलेख, राजस्थान से अभिलेख मिले। इन अभिलेखों के अंदर हरियाणा को हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा को हरियाणा नाम से कहां पर या किस अभिलेख में कहा गया? तो चामन अभिलेख में। ठीक है। बिजोलिया अभिलेख, इस बिजोलिया अभिलेख के अंदर हरियाणा को कहा गया हरितानक। ठीक है, बिजोलिया अभिलेख में हरियाणा को क्या कहा गया? हरितानक। पल्लम बावली, यहां से भी एक अभिलेख मिलता है, पल्लम बावली। ठीक है, इस अभिलेख के अंदर हरियाणा को कहा गया है हरियाणक। हरियाणक नाम से हरियाणा को किस अभिलेख के अभिलेख के अंदर कहा गया है? तो पल्लम बावली अभिलेख के अंदर। यह आपसे ऐसे आ जाएगा, निम्न का मिलान करें, हरियाणा, हरितानक, हरिनाक और हरियाणा या हरिनए, जो भी है ऑप्शन आपको दे देगा ऐसे। बिजोलिया, ठीक है, बिजोलिया का अभिलेख, और बिजोलिया के वो होते हैं आपका, कट गया क्या सारा ही, हाँ आ गया, बिजोलिया। इधर आ जाएगा आपका चाहमन, फिर आपका आ गया चामन के बाद में आपका पालम। ठीक है, इधर आपका दे दिया, कोई भी दे दिया, मान लो अशोक का दे दिया, टोपरा। ठीक है, निम्न का मिलान करें। तो हरितानक किसके अंदर का? बिजोलिया के अंदर। हरियाणा किस में कहा? चामन में। हरिनाक किस में कहा? हरियाणक किस में कहा? पल्लम के अभिलेख में। तो भाई ऐसे मिलान करना भी आ सकता, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान भी कहते हो आप लोग, वही है शायद ये। ठीक है, 1328 में इसका भी अभिलेख मिला है जिसपे 1328 लिखा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक का। उस अभिलेख के अनुसार हरियाणा को धरती पर स्वर्ग कहा गया। हरियाणा को धरती पर स्वर्ग किसके अभिलेख के आधार पर कहा गया है, किस अभिलेख के अंदर कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख के अंदर। कौन से ईस्वी में कहा गया है?
तो वो आप बता दो कि 14वीं ईस्वी में, 1328 ईस्वी में, 14वीं सदी में। ठीक है। हरियाणा संस्कृत भाषा का शब्द है, हरि प्लस अयाना, यानी कि विष्णु का निवास, भगवान का निवास भी बोल सकते हो, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली भी है। ठीक है। शब्दों के अर्थ है, हरियाणा शब्द के अलग अलग अर्थ। ठीक है। हरियाणा, हर मतलब देखो, हरि मतलब तो विष्णु होता है और हर मतलब शिव होता है, शिव का वास या भगवान का वास। हरियाणा, हरि प्लस अयाना या अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है, हरे भरे जंगल। ये 4 जने थे, मुन्नीलाल, सुखदेव सिंह छिब, मुरलीचंद शर्मा और एच ए फड़के। ठीक है। एच ए फड़के और इंपीरियर गैजेटियर ऑफ इंडिया। ठीक है। इंपीरियर गैजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि हरियाणा शब्द इसकी हरियाले के कारण पड़ा है। और इन 4 लोगों को, मुन्नीलाल का, सुखदेव सिंह छिब का और मुरलीचंद शर्मा, एच ए फड़के का, इनके अनुसार हरियाणा शब्द का अर्थ है जो सा हरि प्लस अरण्य या हरि प्लस आयान का अर्थ है हरे भरे जंगल, क्योंकि यहाँ पे हरे भरे जंगल बहुत होते थे। ठीक है भाई। तो भाई बढ़िया तरीके से आपको करवा रहे हैं, वीडियो को ना पूरा लास्ट तक देखा करो यार, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो साथ के साथ। हरि प्लस यान, यान मतलब सवारी। ठीक है। श्री कृष्ण से संबंधित आ गया। हर प्लस यान, शिव का वाहन नंदी, आपको बताया था वही नंदी और बैसा। ठीक है। शिव के मंदिर सबसे ज्यादा है हरियाणा में। एक आता है हर राय राणा, चौहान शासक था हर राय राणा। ठीक है। हाँ, हर राय राणा एक चौहान शासक था और उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या बना, हरियाणा बना। ठीक है। राजा हर राय राणा की छतरी कहाँ पे है, जुडाला गांव करनाल में। राजा हर राय राणा की छतरी कहाँ पे है, जुडाला गांव करनाल में। हरित परस अरण्यक, हरित परस अरण्यक आपका हो गया हरे भरे जंगल, हरे भरे प्रदेश। ठीक है। हरा भरा प्रदेश आप बोल सकते हो इसको। उच्चामन अभिलेख के अनुसार से ना ये कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर ऐसी वनस्पति पाई जाती थी कि वर्षा ऋतु के स्टार्ट होते ही, मान लो एक पहली बारिश हुई तो 3-4 दिनों के अंदर ही पूरा का पूरा हरियाणा क्षेत्र है ना वो हरा भरा हो जाता था, पूरा का पूरा। ऐसी यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती थी। किस किस विद्वान ने हरियाणा को क्या क्या कहा? राहुल सातक्यान, महापंडित होता है भारत का, ऐसा महापंडित कोई और नहीं हुआ राउत सातकियान के जैसा कोई और। इन्होंने हरियाणा को हरिधान्यक कहा। क्या कहा? हरिधान्यक। ठीक है। हरिधान्यक कहा किसने? राहुल सातकियान ने। डॉक्टर एच आर गुप्ता या हरिराम गुप्त है ये, डॉक्टर एच आर गुप्त या हरिराम गुप्त, इन्होंने हरियाणा को आयरना कहा। आयरना, आर्यों का घर। ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आर्य आके बसे थे यहाँ पे, आर्यों ने वेद थे। ठीक है। तो आर्यों का घर किसने कहा? एच आर गुप्त ने, हरिराम ने। यदुनाथ सरकार ने हरियाला कहा। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को क्या कहा? हरियाला। जी सी अवस्थी या गिरीश चंद्र अवस्थी, इन्होंने हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी है। महाराज कृष्ण ने कहा हरना या हवम है ये। महाराज कृष्ण ने क्या कहा? हरियाणा के शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? हरना से या हवम से हुई है। कारण इन्होंने हरियाणा को ये नाम क्यों दिए भाई? क्योंकि हरना का मतलब या हवम का मतलब क्या होता है? लूटपाट का केंद्र। क्योंकि देखो पता है आपको कि मेवात के जंगल साफ करवाए थे। ठीक है। मेवात के जंगल साफ करवा के वहां पे शांति बनाने के लिए, क्योंकि लूटपाट होती थी। सिरसा में चोरमार जगह है, चोरमार शहीदा। ठीक है। चोरों का यानी कि चोर मार देते थे यहाँ पे, लूट लेते थे। हरियाणा में जंगल थे, हरियाणा में लूट जंगल थे तो यहाँ पे लूट होती थी ज़्यादा, यात्रियों को लूटा जाता था। उस लूट के कारण या उन लूटों के कारण हरियाणा को हरना कहा या हवम कहा।
आचार्य भगवान देव, इन्होंने हर कहा, हर हर महादेव से लेना पड़ा है, हर से। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर किसके? महादेव जी के ही है। ठीक है, अब करेंगे हरियाणा के इतिहास। हरियाणा के इतिहास की जानकारी दो चीजों से मिलेगी, या तो साहित्यिक स्रोत हो कोई, या पुरातात्विक स्रोत हो। तीसरा तो कोई स्रोत ही नहीं होता, या कोई स्रोत है, या तो कोई ना कोई साहित्य मिला है, ठीक है, या कोई ना कोई अभिलेख मिला है, या कोई सिक्के मिले हैं, कुछ और मिला, पुरातात्विक स्रोत है। कुछ खुदाई हुई है कहीं पे, कुछ खोदा है और वहां से कुछ ना कुछ मिला पुरातात्विक। दो ही चीजों से है। साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोत को हमने 5 भागों में बांटा है। वैदिक साहित्य, बुद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, महाभारत और विदेशी विवरण। आज हम वैदिक साहित्य और बौद्ध धर्म ग्रंथ करेंगे, कल करेंगे जैन और महाभारत विदेशी, और उसके साथ साथ में पुरातात्विक। तो वैदिक साहित्य के हिसाब से ऋषि मुनियों ने, उनके अनुसार क्या है कि हरियाणा के अंदर ही वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की, अरण्यकों की, वेदांगों की, इन सभी की क्या होती है? रचना होती है। वेद 4 हैं आपके, ठीक है, इन सभी की रचना कहाँ पे होती है? हरियाणा में होती है। किन के अनुसार? ऋषि मुनियों के अनुसार। हरियाणा की सबसे पहले जानकारी कहीं से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, रजंत हरियाणा के नाम से। ठीक है, 8वें उसके अंदर रजंत हरियाणा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले पहले करवाया था। देखो यहाँ पे, कहाँ पे गया? यहीं पे होगा आसपास में कहीं पे, 8वें मंडल में। ये रहा 8वें मंडल में 22वें श्लोक, 25वीं सूक्ति का श्लोक भी दे रखा है। ठीक है, तो और भी कहा गया कि हरियाणा है जो सा सरस्वती और द्विवेदी नदियों के बीच में, यहां से हरियाणा के अंदर से ये नदियां बहती हैं। भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, पता है ना? ब्रह्म सरोवर के नजदीक, ब्रह्म सरोवर के नजदीक ब्रह्मा जी ने क्या किया था? यज्ञ किया था, तपस्या की थी, और यहीं से किसकी की थी? सृष्टि की रचना की थी। ठीक है, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना भी कहां से की? कुरुक्षेत्र से की। हरियाणा क्षेत्र की पहचान अर्थवेद में, इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त है। ये आपको पहले बताया था, प्रादेशिक नाम है। सरस्वती और द्विवेदी नदियों के बीच के फैला हुआ क्षेत्र है। वेद व्यास जी ने वामन पुराण की रचना की। वामन पुराण की रचना कौन करते हैं? वेद व्यास जी करते हैं। ये वेद व्यास जी वही हैं जो महाभारत के रचयिता भी हैं। ठीक है, और वेद व्यास जी की कहाँ पे है? वनस्थली है, जिसको आज बस्थली के नाम से जानते हो आप। कहाँ पे है ये? मैंने कल भी बताया था, आपको पता होना चाहिए। तो भगवान वामन पुराण की रचना की। और वामन पुराण में किसके बारे में लिखा गया है? भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में। इसी वामन पुराण के अंदर हरियाणा में बहने वाली प्रमुख नदियों, न से नदी न से नौ नदियों के बारे में कहा, और 7 बड़े वन। वामन पुराण में कहा कि हरियाणा में 7 बड़े वन है, और इन 7 बड़े वनों के अंदर से 9 बड़ी नदियां बहती हैं। ठीक है, 9 नदियों का उल्लेख किया गया। ये वन कौन कौन से थे? कामयक वन। ठीक है, कामयक वन पहला वन कौन सा है? कामयक वन। दूसरा वन व्यास वन या कमोदा वन, कामोदा वन। ये कामोदा वन वही कामोदा वन है जहां पे ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पे 8 वर्ष वनवास किया था, वनवास के दौरान। और द्रौपदी ने इसी वन के अंदर पांडवों के लिए रसोई भी लगाई थी। तीसरा वन आपका सूर्य वन। चौथा वन आपका शीत वन। 5वां आपका द्वैत वन या मधुवन। ये द्वैत वन वही द्वैत वन है जहाँ पे राजा करु ने हल चलाया था, और यहाँ पे कृषि युग की स्थापना की थी हल चलाकर।
छठा है आपका आदित्य वन, सातवां आपका फल्की वन। ऐसा कहा जाता है इस फल्की वन के अंदर ऋषि फल्गु रहा करते थे, और ऋषि फल्गु क्या करते थे? तपस्या करते थे। आज वो जगह का नाम क्या है? फरल गांव है। आज वही जगह जो फल्की वन है, वो जगह आज फरल गांव के नाम से जानी जाती है। हरियाणा में उस समय 7 नदियां बहती थी इन 9 वनों के 9 नदियां बहती थी इन 7 वनों के अंदर से। कौन कौन सी नदियां थी? सरस्वती थी आपकी, सरस्वती और द्विशदती तो है ही है आपकी। इनके अलावा आपका है मधुश्रवा, कोशकी, हिरण्यवती, वेतरणी, मंदाकिनी, अंशुमती। ये 9 नदियां हरियाणा से बहती थी। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि निम्न में से या नाम दे देगा मधुश्रवा। मान लो मधुश्रवा नदी हरियाणा में बहती थी, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? कौन से पुराण में मिलता है? ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में, वायु पुराण, महाभारत, इसके बाद में आपका ये आ गया वामन पुराण। ठीक है, यह इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आ जाएगा। यह आपसे पूछ लेगा कि वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में निम्न में से कौन सी नदियां बहती थी? 1 2 नदियों का नाम दे देगा, तीसरी नहीं देगा, चौथे भी लिख देगा ए बी दोनों। या कौन सी नहीं बहती थी, या कौन सा वन था, या कौन सा नहीं था। तो आपने इनके नाम ध्यान रखने हैं। किसके अनुसार है ये? वामन के अनुसार, वामन पुराण के अनुसार। देखो, वामन वामन वामन, ठीक है, वामन पुराण, वामन वैसे वेद व्यास। किसने रचना की वामन पुराण की? वेद व्यास जी ने। ठीक है, वामन वैसे, वामन पुराण वैसे वन वन। ठीक है, वन को भी आप 9 की तरह लिखते हो तो कितने वन हो गए? कितनी नदियां होगी? न से नदियां, न से 9। वन कितने हैं आपके? 7। वन कितने हैं आपके? 7। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी। कैसे भी याद रखो भाई, याद तो रखनी पड़ेंगी चीजें। शिव पुराण या वायु पुराण आ जाते हैं। इसके अनुसार कहा गया कि हनुमान जी का जो जन्म स्थली है, माता अंजनी ने जहां हनुमान जी को जन्म दिया, वो जगह कैथल है। ठीक है, इसके बाद में बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से, बौद्ध ग्रंथ के ग्रंथों के अंदर से ना कोई भी ग्रंथ हो, चाहे उससे हमें राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक जीवन की जानकारी तो मिलती है उस समय की। कौन कौन से हैं? 2 बौद्ध ग्रंथ आपने ध्यान रखने हैं, दिव्यावदान वदान और मंजिम निकाय। दिव्यावदान और मंजिम निकाय, ये 2 तो बहुत ज़्यादा मेन है। ये दोनों तो अपने मुख्य हैं, इनको तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। इनके अलावा मंजुश्री, मूलकल्प, पंपसूदनी, चूलवर्ग, ये अन्य बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अभी बस चूलवर्ग तक का करेंगे, इसके आगे कल करेंगे। अब ये देखिए बना रहा हूँ आपके लिए, अभी लिख रखे हैं। जैसे जैसे भाई जो चीज़ें मिलती हैं वैसे वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर इनको अरेंज भी करना है, ये लिख दिए अभी। इनको फिर कल जैसे वो डिसबैलेंस था सारा कुछ, इनको अरेंज करके लिखना, फिर बना के लिखना। तो दिव्यावदान के हिसाब से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जानकारी मिलती है। इसके हिसाब से कहा गया है कि बौद्ध धर्म हरियाणा में रोहतक, हिसार, सिरसा, अग्रवाल तक फैला हुआ था। और रोहतक और अग्रवाल 2 बड़े केंद्र थे। ठीक है, मंजिम निकाय बौद्ध ग्रंथ, इसके अंदर कहा गया है, इसके अंदर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या है भाई? इसके अंदर है ना, कहा है भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य रथपात को
कौन सा गांव था? धनकोट गांव, धनकोट गांव। ठीक है, धनकोट गांव गुड़गांव के अंदर आके, गुड़गांव में आके इनको क्या दिया था? इनको भाई उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। ये धनकोट गांव, इसका जो प्राचीन नाम है, ये प्राचीन नाम लिखना था, ये गलत हो गया पे। प्राचीन नाम क्या था? थुलखोटिया। क्या था? थुलखोटिया। ये वही थुलखोटिया गांव है जिस गांव से गुरु द्रोण के आश्रम में, गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में क्या जाता था? दूध जाता था। ठीक है, थुलखोटिया गांव या धनकोट गांव, कहाँ पे? गुड़गांव में या गुरुग्राम में। तो किस अभिलेख के अनुसार या किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध के या महात्मा बुद्ध के गुड़गांव या हरियाणा आने का उल्लेख मिलता है? तो मंजिम निकाय। ठीक है, किस बुद्ध ग्रंथ के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य रथपात को हरियाणा में उपदेश दिया या धनकोट गुरुग्राम में उपदेश दिया? मंजिम निकाय के अनुसार। अगला है, इसी ग्रंथ से हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ, मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ, इसके अनुसार हरियाणा है जौन सा, वो श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आता है, यानी कि वही 6ठी-7वीं शताब्दी वाला। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और इसके अंदर एक थानेश्वर नाम का एक क्षेत्र भी आता है। थानेश्वर क्षेत्र में वैश्य लोग, वैश्य मतलब बनिया जाति, अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल। ठीक है, वैश्य समाज के लोग थे, निवास करते थे। कहाँ पे? थानेश्वर में। किस अभिलेख के अनुसार या किस ग्रंथ के अनुसार, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार थानेश्वर में वैश्य या अग्रवाल समाज के लोग निवास करते थे? मंजूश्री मूलकल्प ग्रंथ के अनुसार। भाई गूगल बाबा सब कुछ बताता है, मेरे अंदर भी इतनी नॉलेज नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। आप जैसे भाइयों से सीख रहा हूँ, मैं गुरुओं से सीख रहा हूँ, टीचर से सीख रहा हूँ, हर कोई गुरु है। इसके अलावा अगला ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है पंचसूदनी। इसके अंदर महात्मा बुद्ध के हरियाणा की यात्राओं का वर्णन है। एक है चुल वर्ग, बौद्ध धर्म ग्रंथ के प्रचार प्रसार का वर्णन है। और इसमें कहा गया है कि हरियाणा में अग्रवा है जौन सा, वो शक्तिशाली क्या था? बौद्ध धर्म का केंद्र था। ठीक है, बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। कौन? अग्रवा। तो भाई ये तो अभी बन रही है भाई, अभी तो आपकी ये चीज़ें भी बनेंगी, ये आगे आगे होता रहेगा, बनेंगी चीज़ें, इनको भी अरेंज करेंगे अभी। ठीक है, अभी तो ये बनेगा, लिखेंगे इसको, समय तो लगता है हर एक चीज़ को, और समय आपको देना भी पड़ेगा। और यही अगर कोई पेड क्लास के अंदर कोई टीचर करवाता है इतना, कम से कम भी आपकी 3 से 4 क्लास से आपकी वो करवाता 1-1 घंटे की, यानी कि आपके 3 से 4 घंटे आपके वेस्ट करवाता। और मैं आपको यहाँ पे समझाना, क्या पता मेरे आपसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप वो अगर नोट करके आप खुद से भी करोगे आधे घंटे की क्लास का, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। यही मैं बोर्ड के ऊपर लिखता और मैं आपको करवाता, तो यही जो 34-35 मिनट में आपकी क्लास 40 मिनट में हो रही है, वही क्लास आपकी 1 से 2 घंटे में होती। तो भाई वीडियो को ना प्यार दिया करो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।